नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। आज हम आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनुरुता श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर रेडियोथेरेपी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली से। मैम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि रेडियोथेरेपी की बात होती है, ज़्यादातर लोग अवेयर नहीं हैं। रेडियोथेरेपी के क्षेत्र में आपका जो अब तक का अनुभव रहा है, जो एक्सपीरियंस रहा है, जो सफ़र रहा है, उसको आप कैसे देखती हैं? मैं इस ब्रांच में 2002 में एंटर करी थी। तो अब काफ़ी समय हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इस पूरे उसके लिए कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है और जो कि एक बहुत अफोर्डेबल भी होता है और आराम से मरीज़ ठीक हो कर के काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना भी पेशेंट बीमार हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, फिट हो, रेडिएशन हर किसी के लिए काम करता है। एक ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है, ऑफ कोर्स सारा कुछ सेम नहीं होता, लेकिन ये है कि जितना भी कमज़ोर भी व्यक्ति हो या ठीक भी हो, हम रेडिएशन से उसका काफ़ी कुछ इलाज बहुत आराम से कर पाते हैं। पर इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी, आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि रेडियोथेरेपी होता क्या है। यस, मैं इसी पर तो उसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं हाई एनर्जी एक्सरेज होते हैं, जो कि आप नॉर्मल जैसे डेली में आप कोई एक्सरे कराते हो, उसमें कुछ भी पता नहीं चलता, एक पिक्चर बस निकल करके आ जाती है जो एक एक्सरे होता है। जब हम रेडिएशन करते हैं तब उसमें हम वही वाली किरणें हैं, बट अगर वो कई ज़्यादा उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और उनको डेली देना पड़ता है, तो वो काम करती हैं कैंसर के सेल्स को मारने में। इस तरीके से ये काम चलता है इसमें। आज के दौर में अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? आप औसतन ये मान लीजिए कि अगर किसी को भी कैंसर डायग्नोस हुआ है, कम से कम 50 to 60% लोगों को किसी न किसी टाइम पे रेडिएशन की आवश्यकता पड़ेगी। ये है। सो इफ़ेक्टिवली 3/4 को जो उनको भी डायग्नोस होना है, उनको शुरू में, बाद में, बीच में कहीं ना कहीं रेडिएशन की आवश्यकता ज़रूर पड़ जाती है। जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि एक्सरे हो या सिटी स्कैन हो, शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। क्या ये सच है और इससे कितना खतरा होता है? नहीं, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है। जो बेसिकली देखिए, रेडिएशन जब हम यूज़ कर रहे हैं बीमारी को मारने के लिए, तो उसका एक इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। लेकिन अगर आप आमतौर पे रेडिएशन हमारी ज़िंदगी में देखेंगे तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि रेडिएशन पैदा करती हैं। जैसे कि हमारे जितने भी ये डिवाइसेस हैं, नॉर्मल एक्सरेज हैं, सीटी स्कैन्स हैं, इन सब में रेडिएशन है। इसीलिए बोला जाता है कि सीटी स्कैन को आमतौर पर हम साल में 1 से ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहिए। ये नॉर्मल पेशेंट के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए, ना कि पेशेंट के लिए, क्योंकि जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो ये मायने नहीं है, क्योंकि रेडिएशन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट छोड़ता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी अगर जा रहा है तो वो आपके शरीर को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहा है अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। जी, इसीलिए शायद ऐसा किया जाता है कि पहले एक्सरे या अल्ट्रासाउंड ही सजेस्ट किया जाता है। अगर उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, देन आपको लास्ट में बोला जाता है कि आप सिटी स्कैन कराइए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, क्योंकि आपका जो अल्ट्रासाउंड है बिल्कुल उसमें कोई रेडिएशन नहीं है, MRI में रेडिएशन नहीं है। सो स्टार्ट करने के लिए आप वहाँ से स्टार्ट करते हो कि हाँ भाई, कुछ हमें शक पड़ रहा है कि यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तब फिर आप जाते हो, उसमें सीटी स्कैन है, पेट सीटी है। ये प्रथा बिल्कुल गलत होती है कि पहली चीज़ में आपने पेट सीटी करा लिया या सीटी करा लिया। ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है। तो शुरुआत सही तरीके से करनी चाहिए। बेसिक से हम चलते हैं। जब लगता है कि बेसिक नहीं काम कर रहा है, देन हम फिर उस स्टेज पर जाते हैं कि नहीं, इसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ जी। अल्ट्रासाउंड का आपने जिक्र किया मैम। जी, अल्ट्रासाउंड को अक्सर पूरी तरह से क्या सुरक्षित कहा जा सकता है? और अगर हम बार बार अल्ट्रासाउंड कराने की स्थिति में है तो क्या कोई इसका नुकसान है? खासकर मैं उस स्टेज को इसमें जोड़ना चाहूँगी जब प्रेगनेंसी के दौरान ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कम से कम अल्ट्रासाउंड कराइए। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में ऐसा रेडिएशन नहीं होता है। बेसिकली इट्स यूजिंग
sort of ultrasonic waves to just assess कि हो क्या रहा है. So they are not harmful. लेकिन किसी भी चीज़ को आप अति डेली अब आप करने लगो तो परेशानी है. तो वो नहीं करना है. हालांकि इसमें रेडिएशन जैसा रिस्क बिल्कुल नहीं होता है. ठीक है. जैसा कि आपने कहा कि रेडिएशन के कुछ इफेक्ट भी हैं और कुछ साइड इफेक्ट भी हैं. तो रेडिएशन के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आपकी संस्था में कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं? ओके. देखिए, रेडिएशन एज सच जब हम बात करते हैं, हम थेरेपी के एसोसिएटेड बात करेंगे. तो जब हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो देखिए रेडिएशन मारता है, कैंसर सेल को अगर मार रहा है तो आसपास जो उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उस पर भी असर पड़ेगा. बिल्कुल. लेकिन उसको कम करने के लिए आजकल तकनीकें आ गई हैं जिसमें कि आप जहाँ पे बीमारी है आप सिर्फ उतने एरिया को डोज दीजिए ताकि बाकी के सराउंडिंग जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उस पे उसका कम से कम असर पड़ेगा. ज़ीरो तब भी नहीं होगा लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम करी जा सकती है. पहले ज़माने में पूरा जितना एरिया ट्रीट हो रहा था उसको पूरा ट्रीट कर रहे होते थे. उसमें कोई भी तरीका नहीं हो रहा होता था कि हम उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को हम अवॉइड कर पाएँ क्योंकि वो पूरा जाता था रेडिएशन, उसमें नहीं थी चीज़ें. लेकिन अब हमारे पास बहुत एडवांस टेक्निक्स हो गई हैं जिसमें कि हम केवल ट्यूमर को टारगेट आराम से कर सकते हैं. हम पिन पॉइंट पर उसी चीज को टारगेट करते हैं जहां हमको रेडिएशन की आवश्यकता है. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही जी. तो वो हम कर सकते हैं. हमारे पास है अब ये नई लीनियर एक्सीलरेटर्स कहलाते हैं जो कि कई तरीके के होते हैं और वो ये पूरी तरह करने में सक्षम होते हैं. जी. हम अगर भारत में कैंसर की बात करते हैं मैम, तो क्या समय पर इलाज न होना सबसे बड़ी वजह है, या आपको लगता है कि नहीं लोगों में अभी जागरूकता की कमी है, या फिर संसाधनों की कमी है, या फिर लोगों में डर है, या फिर ये भी एक वजह है कि बहुत महंगा इलाज लोगों को लगता है जिसकी वजह से कोई भी अगर कुछ संदेह है भी तो भी इस तरफ देखना नहीं चाहता कि ये हो सकता है? आपने जितनी बातें कहीं थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं. जो स्थिति है हमारे यहाँ, जिस तरह से हमारे यहाँ इस समय कैंसर एक एपिडेमिक की तरह फैल रहा है. बिल्कुल. तो अगले 20-25 साल में आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो प्रोजेक्टेड है कि हमारे यहाँ कितने लोग होंगे, 1 in every 40 people will be having cancer. That's enormous. और इसको हमें टैकल करने के लिए हर एक लेवल पे बात करनी है. एक पहले जागरूकता बढ़ानी है कि अगर शक हो रहा है तो उससे भागे नहीं. अगर अर्ली पकड़ में आ जाएगा तो हर एक कैंसर ट्रीटेबल है. हमारे पास परेशानी होती है कि महिलाओं में स्पेशली कि अगर गुप्त अंग पे कुछ आया तो वो बताएंगे नहीं, और वो बढ़ता रहेगा उस हद तक पहुंच जाएगा जब वो ऐसी स्थिति हो जाए कि हम उसे पूरा ठीक नहीं कर सकते. दूसरी चीज़ होती है स्तन कैंसर. आजकल बहुत बढ़ रहा है लेकिन उसके लिए यही है कि ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें अगर ठीक से करो तो बहुत आराम से 20-25 साल तक पेशेंट बिल्कुल ठीक रहते हैं. लेकिन अवेयरनेस होनी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए. और हमको ये भी इंश्योर कराना चाहिए कि अगर दूर भी कोई मरीज़ बैठा हुआ है, गाँव में है या कहीं है, तो उसके पास कम से कम ये पहुंच होनी चाहिए कि वो किसी PHC या CHC पे जाए तो उसको कम से कम लोग सही जगह डायग्नोस करके रास्ता सही दिखा पाएँ. बिल्कुल. वो यूजुअली क्या होता है, पहले एक जगह जाएगा, फिर आयुर्वेदिक में, फिर होम्योपैथिक में, वो सब तरीके के घूम लेगा. जब उसका ये होगा कि अब नहीं ठीक हो रहा है तब फिर वो हमारे पास पहुंचते हैं. आपने ब्रेस्ट कैंसर की बात की. महिलाओं में बहुत तेजी से हम देख रहे हैं, जो आंकड़े भी अगर हम देखें तो बढ़ रहे हैं. जी. सर्वाइकल कैंसर के भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इनको रोकने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या वो ज़रूरी कदम होने चाहिए जो बहुत ज़रूरी है कि उनको उठाया जाए? देखिए, अगर हम सर्विक्स कैंसर पर से की बात करते हैं तो एक ज़माना था जिसमें हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन था. लेकिन अब इसकी जो है नंबर्स कम हो रहे हैं. हमारा जैसे जैसे आप समझ लीजिए कि इसको बोला जाता था डेवलपिंग वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कम होता है. जैसे हमारा सोशो इकोनॉमिक भी ऊपर गया है, हमारी बीमारियां भी बढ़ गई हैं. सो बदली हैं. ओबेसिटी, हाइपरटेंशन जो पहले नहीं होते थे अब होते हैं. जैसे लाइफस्टाइल आपकी चेंज होती है, बीमारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं. वैसे ही कैंसर की
जो है प्रेजेंटेशन में भी चेंज होने लगा है। अब हमारे पास सर्विक्स कैंसर उतना नहीं आता जितना करीबन 15 साल पहले मान लीजिए आता था। अब ब्रेस्ट कैंसर तब कम आता था, अब वो ज़्यादा आता है। तो सर्विक्स कैंसर जहाँ तक है, सरकार ने जो है अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एंटी सर्विक्स के लिए जो वैक्सीन्स लॉन्च करी हैं, उनका बहुत बड़ा लाभ हमको अगले 10 साल में दिख जाना चाहिए। क्योंकि जब हम ये वैक्सीन दे देते हैं तो हमने कैंसर को उपजने से ही रोक दिया, तो बहुत बड़ा काम हो जाता है इससे। ब्रेस्ट के केस में अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें पकड़ में आनी है वो है अवेयरनेस। अगर शक भी है तो आप एक बार इन्वेस्टिगेट करा लें। कोई भी गांठ अगर मिल रही है तो उसको अनदेखा नहीं करना है, उसको इन्वेस्टिगेट कराना है। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल। रेडियोथेरेपी के क्षेत्र में हम बात करें मैम, तो क्या हाल ही में कोई नई तकनीकी आई हैं जो इलाज को और बेहतर बना रही हैं पहले से? बहुत सारी हैं। बेसिकली रेडिएशन के में अभी जैसे आप समझ लीजिए प्रोटॉन थेरेपी है, या कार्बन आयन या हैवी आयन थेरेपीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉस्टली भी होती हैं। सो हमारे देश में एक सेंटर साउथ में है, दूसरा एक खुलने वाला है। तो ये बहुत हैं तो इफ़ेक्टिव, लेकिन अफोर्डेबिलिटी बहुत बड़ा इशू है इनका। हाँ, तो वो है। बाकी जो नॉर्मल रेडिएशन भी ऐसा नहीं है कि रेडिएशन फ़र्क हो जाता है, रेडिएशन सेम रहता है। आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स बेसिकली कम करते जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप ठीक नहीं हो सकते। आप नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेटर है, कोबाल्ट मशीन है, आप इनसे भी पूरी तरह ठीक होने में सक्षम हैं। हो सकता है थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पे ट्यूमर बेटर ट्रीट होगा, इस पे नहीं होगा। ये अभी तक नहीं प्रूवन है। जी। क्या आज भी मरीज और उनके परिवारों में आपको लगता है कि रेडिएशन को लेकर कोई डर या भ्रांति बनी हुई है जिसकी वजह से वो इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, या इस तरफ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि लोगों का रुझान नहीं रहता? एक मेरे ख्याल से डर है, और डर 2 तरीके का है। एक तो अगर किसी को कैंसर हो गया तो क्या उनके साथ उठने बैठने से घर वालों को हो जाएगा। एक ये भ्रांति बहुत ज़्यादा है। लोग अलग से आके पूछते हैं कि अगर बड़े बुज़ुर्गों को कैंसर हो गया है तो वो ये पूछते हैं क्या हम बच्चों को उनके पास जाने दें। ये एक बड़ी अजीब सी है। ऐसे कभी कैंसर स्प्रेड नहीं होता है, कभी भी नहीं। और ऐसे केस में क्या होता है कि आप कैंसर के मरीज़ को अकेला छोड़ देते हैं उस समय, जबकि उसको सबसे ज़्यादा अपने परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत है, वो अकेला रह जाता है। इमोशनली बहुत ज़रूरत, बहुत। सो अगर पूरा परिवार उसकी देख रेख करे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम रहते हैं, खान पान ठीक रहता है, ट्रीटमेंट टाइम पे ख़त्म होता है। तो ये सारी चीज़ें अपनी एक बहुत ज़रा बड़ा हिस्सा बनाती हैं कि क्या वो मरीज़ ठीक होगा या नहीं। तो रेडियोथेरेपी विभाग में रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस में संतुलन की बात की जाए तो ये कैसे बनाया जा सकता है? करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम नए ट्रायल्स नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि हम एक नया इलाज किस तरीके से करा जाए वो हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। और उसमें हमें मरीज़ का भी योगदान होना चाहिए कि मरीज़ को समझना है कि हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक नए तकनीक से ट्रीट कर रहे हैं और उसके आउटकम आगे लोगों को फ़ायदा करेंगे। तो हम जब भी ट्रायल वगैरह कर रहे होते हैं तो हम मरीज़ों को पूरा जानकारी दे करके ही आगे बढ़ते हैं। ऐसे चुपचाप रह करके कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं इस पर भी आऊँगी और ये जानने की भी कोशिश करूँगी। जैसा कि आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट जब हम नई तकनीक का करते हैं तो इसके लिए हम किस तरह के मरीजों को सेलेक्ट करते हैं, मैं ये भी जानूंगी। लेकिन उससे पहले मैं समझना चाहूँगी कैंसर के इलाज के प्रति क्या समाज में लोगों का नज़रिया बदला हुआ आपको नज़र आता है, और अब भी कौन से मिथक हैं जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? काफ़ी कुछ बदला है, मतलब डेफिनेटली। मतलब अब लोग ये नहीं करते कि कैंसर हो गया तो बिल्कुल अब मतलब लास्ट सेंटेंस है। अब ये वाली भ्रांति कम हो गई है, लेकिन लोग अभी परेशान रहते हैं इसमें जितना खर्चा होता है। वो एक चीज़ है जिसमें लोग बीच में डगमगा जाते हैं और फिर वो ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। सो हम लोग को पूरा
मतलब मदद ये चाहिए कि अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, ईज़िली एक्सेसिबल, और हर एक इंसान को वो पहुंच में होना चाहिए। वो अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जी। जो युवा रेडियोथेरेपी या कैंसर उपचार के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं जी, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उन लोगों के लिए आप ये समझिए कि अगर आप जीवन में किसी को ठीक करके उसकी आंखों में खुशी देखना अगर चाहते हैं तो इससे बढ़िया ब्रांच नहीं है। आपके पास मरीज़ आएगा, आपको वो दिल से दुआ देगा कि आपने उसका मतलब जीवन बचा लिया। ये बहुत बड़ा एक समझ लीजिए अचीवमेंट होता है हमारे लिए। तो ये बहुत इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए कि इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, मरीज़ को समझना है, उसका डर कैंसर का वो हमें कम करना होता है, और उसका समझ लीजिए हम हर एक वक्त हाथ थाम करके चलते हैं कि अब खाने में क्या बदलाव कर लो, अब आपका लाइफ में क्या चेंज करना चाहिए, क्या आप आगे जाके शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उनके ऊपर क्या रिस्क होगा। तो ये सारी चीज़ें एक समझ लीजिए एक मरीज़ का पूरा जीवन भर हमें उसका साथ निभाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आया और गया, वो नहीं होता है। तो इसमें आपको कनेक्शंस और रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं वही सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसा कि आपने कहा कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, तो हम मरीजों को पहले बताते हैं कि ये बेहतर होगा आपके लिए और आने वाले लोगों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। क्या इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम किसी खास तरह के मरीज को चुनते हैं उस वक्त? हाँ, मतलब आपका डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस बीमारी में क्या चेंज लाना चाह रहे हो। सो ऑफ कोर्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सडनली आप एक दिन आज मैं ये करेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप साइंस को देखते हो कि कहाँ तक इवॉल्व हुआ है, आज का स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या बदलाव की ज़रूरत है जिससे कि आप चीज़ों को और फाइन ट्यून कर सकते हो। तो एक आपका जो ग्रुप बनता है वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होगा, जो आज का बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, ऑलरेडी उसको मिल रहा होगा। जो दूसरा ग्रुप होगा उसमें माइनर चेंज होते हैं, ये नहीं कि पूरी तरह ट्रीटमेंट ही पलट दिया, माइनर चेंजेस होते हैं। और हमेशा ये ध्यान में रख के करा जाता है कि किसी भी तरीके से नया वाला उपचार मरीज़ को हानिकारक नहीं होना चाहिए। वो रेगुलेशंस इन प्लेस होते हैं कि अगर आपने स्टार्ट करा, आपके कितने भी बेस्ट इंटेंशन हो, कैसे वो बिहेव करेगा अगर नहीं कर रहा है, तो आप उस पॉइंट पे उस ट्रायल को वहीं पे रोक सकते हैं। ये नहीं है कि कमिट कर दिया तो अब ये ख़त्म करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो हमेशा पेशेंट सेफ्टी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी पे चलती है। बिल्कुल। तो इसमें ये शक नहीं होना चाहिए। क्या कुछ ऐसा भी होता है कि हम मरीज़ की स्टेज वाइज, कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेज में अगर पता चल जाए तो बहुत जल्दी रिकवर हो सकता है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जब कहा जाता है कि लास्ट स्टेज, तो वो तो मरीज, उसके परिवार और ख़ासकर डॉक्टर को भी कहते वक्त कैसा लगता है हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या कुछ स्टेज वाइज भी हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस स्टेज पर हम इस तरीके की टेक्निक का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? हाँ, बिकॉज स्टेज वाइज ही ट्रीटमेंट होते हैं। अब जैसे आपने अभी बोला कि फर्स्ट स्टेज और फोर्थ स्टेज में काफ़ी फासला है। फर्स्ट स्टेज में आप मान लीजिए कि आप उसको सर्जरी से निकाल सकते हैं, फोर्थ स्टेज में ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो आपका जो पूरा ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि अकेले कोई भी एक मोडालिटी, चाहे वो कीमो हो, रेडियो हो, सर्जरी हो, कोई भी एक मोडालिटी अकेले सक्षम होगी किसी चीज़ को ठीक करने में। वो केवल आप समझ लें अर्ली वाली स्टेज पे पॉसिबिलिटी होती है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ेगी वो तकनीक आप समझ लीजिए हमें सारी जोड़ करके तब हमें फाइट करना पड़ता है कैंसर से। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट्स अलग हैं स्टेज वाइज, इसी कारणवश उनके ट्रायल भी अलग होंगे और उनकी जो तकनीक में हम इम्प्रूवमेंट करेंगे वो उस स्पेसिफिक स्टेज के लिए होगी। ठीक है, एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ मैम कि क्या बॉडी के कुछ सेंसिटिव पार्ट होते हैं जहाँ अगर कैंसर होता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं? जैसे कि कई बार देखा गया है कि अगर गले में कैंसर होता है, खासकर खाने की नली में कैंसर होता है, या जहाँ से आप सांस लेते हैं और खाने की नली है उसके बीच में अगर कैंसर होता है, उस स्थिति में कितने % चांसेस होते हैं? क्योंकि
कहा जाता है कि आइडेंटिफाई होने के कुछ समय बाद ही, क्योंकि खाना पीना आप नहीं ले पाते, एनर्जी आपके अंदर नहीं जाती है, तो उस स्टेज में व्यक्ति के लिए कितने चांसेस हो जाते हैं? देखिए, आपने ये सारे जो कैंसर के नाम लिए, ये सारे हमारा बल्क ऑफ पेशेंट्स इन्हीं का ही आता है हमारे यहाँ, मेजॉरिटी यही होते हैं। और ये परेशानी ये है कि ऐसी जगह बैठे होते हैं कि बाहर से दिख नहीं रहे होते हैं। एक खराश चालू हुई, अब वो खराश चल रही है, कुछ तकलीफ़ हो नहीं रही है, जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि या तो मुंह से खून आ जाएगा, गले में गांठें आ जाएं, या तकलीफ़ होने लगे निगलने में, तब मरीज़ पहुंचता है। सो तब तक वो वाली कैंसर बड़ा हो चुका है। लेकिन फिर भी जिस भी स्टेज पे आते हैं, हमेशा उपचार की जिसे बोलते हैं ना, गुंजाइश हमेशा रहती है। उस बहुत ही कम केसेस होते हैं जब हम बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। वो केवल फिल्मों में होता है कि दुआ करो और बाकी नहीं होगा। बाकी हर एक स्टेज पे इलाज मुमकिन है। मैम, मेरा आखिरी सवाल है, बॉडी के किसी भी पार्ट में वो क्या सिम्टम्स हैं जो हमें दिखें और हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, और वो क्या कैंसर के संकेत हो सकते हैं? चाहे ब्रेस्ट कैंसर की बात हो, या गले में कैंसर की बात हो, सर्वाइकल कैंसर की बात हो, या अन्य कहीं भी हो, क्या कुछ ऐसे संकेत जो आप कॉमन बता पाए? क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं हल्के फुल्के पेन को, हल्की फुल्की गांठ को लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या वो सिम्टम्स जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है? आप अपने बॉडी को इतने सालों से समझते हो, आपके उस रूटीन में अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई भी, ठीक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। जैसे आपका, मान लीजिए आप वॉशरूम जाते हो, दिन में 2 बार जाते हो, अब वो 2 की जगह 8 हो जाए, या 8 दिन में 1 बार हो जाए, ये हैबिट चेंज है। सो इसमें इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं कि दवा खाई, हो गया, आगे बढ़ गए, नहीं, आप चले जाएं डॉक्टर के पास। एक बार वो रूल आउट हो जाएगा, आप फिर आराम से रहिए, वैसे ही करा जाएगा। आपको कहीं कोई गांठ मिल रही है, आप नहा रहे हैं, आपका हाथ अचानक पड़ा किसी एक गांठ पे, आप फ़ौरन, आपको पता है कि अगर वहाँ चोट लगी है, आपको पता है हाँ हो सकता है, आपने उसे देख लिया, हफ्ता 10 दिन नहीं ठीक हो रही है, जाइए। बिल्कुल सेम आप जो है गरारा कर रहे हैं, या आपको खांसी आ रही है जो है हफ्ता 20 दिन से ऊपर नहीं ठीक हो रही है, टीबी आपने दिखा लिया है नहीं, तो उसको छोड़ मत दीजिए, छोड़िए। आप प्लीज़ जाएं, एक बार चेकअप ज़रूर कराएं। सो बेसिकली यही है, अपने बॉडी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, उसमें कुछ भी गड़बड़ है, ज़रूर जाएं। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं। कई लोग रेडियो थेरेपी से अवेयर नहीं हैं, तो जो बातें बताई गई हैं उनका आप ध्यान रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।